नमस्कार साथियों। उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं, अपने मैथ तो कंप्लीट हो चुका है वैसे, ठीक है। मैथ में अपने 3 टॉपिक लगते हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। आपका एक तो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और एक आपका 3D लगता है, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और एक आपका बीजगणित का पार्ट था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो गणित अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो स्टैटिक्स सांख्यिकी पढ़ेंगे अपने। सांख्यिकी ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि आपका जो 60% या 50% ही बोल देते हैं, जैसे 50% तो थ्योरिकल पार्ट है और 50% जो आते हैं वो गणितीय रूप में क्वेश्चन। तो इसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी पढ़े जाते पूछे जाते हैं। तो अपने पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के बारे में पहले पढ़ते हैं। स्टैटिक्स सांख्यिकी क्या है, चलिए बात करते हैं अपने स्टैटिक्स सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैटिक्स, स्टैटिक या सांख्यिकी किसे बोला जाता है? संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन। संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन को ही स्टैटिक्स या सांख्यिकी बोला जाता है। संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन, सुव्यवस्थित या व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी कहलाता है। संख्यात्मक आंकड़ों का सुव्यवस्थित अध्ययन या व्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? सांख्यिकी, स्टैटिक्स कहलाता है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे। स्टैटिक्स के खोजकर्ता, इसके जन्मदाता कौन थे? स्टैटिक्स के जन्मदाता, सांख्यिकी के जन्मदाता, सांख्यिकी के जन्मदाता, खोजकर्ता। स्टैटिक्स के जन्मदाता थे, वो थे गोटफ्राइड ओकेनवाल। गोटफ्राइड ओकेनवाल, गोटफ्राइड ओकेनवाल, गोटफ्राइड ओकेनवाल। और इसकी खोज कब की थी? 1749, 1749। अगर अपने से पूछ ले कि आधुनिक सांख्यिकी का जनक, आधुनिक के सांख्यिकी के जन्मदाता, आधुनिक 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 सांख्यिकी के जन्मदाता के जन्मदाता इसके जन्मदाता कौन थे? आधुनिक। अगर आपसे पूछ ले कि स्टैटिक्स के जन्मदाता कौन है या सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है, तो आपका होगा गोटफ्राइड ओकेनवाल और 1749 में होगा। अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक सांख्यिकी के जन्मदाता, आधुनिक सांख्यिकी के जन्मदाता थे, वो थे रोनाल्ड रोनाल्ड एरे फिशर, रोनाल्ड एरे फिशर, आर.एस. फिशर, रोनाल्ड एरे फिशर, रोनाल्ड एरे आर.ए. फिशर। सांख्यिकी, स्टैटिक्स किसे कहते हैं? संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन, सुव्यवस्थित अध्ययन, ये क्या कहलाता है? संख्यात्मक आंकड़ों का जो व्यवस्थित क्रम या जो इनका व्यवस्थित या सुव्यवस्थित क्रम होता है, उनके अध्ययन को ही अपने क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स या सांख्यिकी बोलते हैं।
सांख्यिकी के जन्मदाता, सांख्यिकी के जन्मदाता अगर आपसे पूछ ले, एक तो होता है सांख्यिकी के जन्मदाता, आधुनिक सांख्यिकी के जन्मदाता। अगर आपसे सांख्यिकी के जन्मदाता पूछे तो उसके थे गोट, फ्राइड, ओकेनवाल और 1749। आधुनिक सांख्यिकी के जन्मदाता पूछ ले तो वो उसके जन्मदाता थे रोनाल्ड एरे फिशर, रोनाल्ड एरे फिशर, आर ए फिशर। अब देखिएगा इसमें अपने बात करते हैं आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े, डाटा। आंकड़े किसे बोलते हैं? संख्याओं का, संख्याओं का सुव्यवस्थित क्रम, संख्याओं का सुव्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। संख्याओं का सुव्यवस्थित क्रम, सुव्यवस्थित क्रम ही आंकड़े या डाटा कहलाता है। संख्याओं का सुव्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? आंकड़े या डाटा कहलाता है। डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। एक तो आपका हो जाएगा प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा। इसे द्विगेंशी आंकड़े भी बोलते हैं। आंकड़े, प्राइमरी डाटा, द्विगेंशी आंकड़े भी बोला जाता है। प्राइमरी आंकड़ा या प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? वे आंकड़े जो मूल रूप से बनाए जाते हैं, वे आंकड़े जो मूल रूप से बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्राथमिक आंकड़े बोला जाता है। तो वे आंकड़े, वे आंकड़े जिन्हें, वे आंकड़े जिन्हें मूल रूप से बनाया जाता है, मूल रूप से बनाया जाता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, प्राइमरी डाटा, द्विगेंशी आंकड़े कहलाते हैं। जैसे सरकार द्वारा की गई जनगणना, सरकार द्वारा की गई जनगणना, सरकार द्वारा की गई जनगणना। प्राथमिक आंकड़े, आंकड़े समझ, आंकड़े क्या होते हैं? संख्याओं का सुव्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? आंकड़े कहलाता है। संख्याओं का सुव्यवस्थित क्रम या संग्रह या जो संख्याओं का जो सूचना देता है वही क्या कहलाता है? आंकड़े कहलाता है। ये होते हैं दो प्रकार के, एक तो प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा, द्विगेंशी आंकड़े भी बोला जाता है। वे आंकड़े जो मूल रूप से बनाए जाते हैं, तो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं। व्यक्ति द्वारा जिन डाटाओं को इकट्ठा किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़े बोले जाते हैं। जैसे सरकार द्वारा की गई जनगणना, सरकार जनगणना करेगा तो व्यक्ति के द्वारा होगी ये जनगणना। अब देखिए इसमें कुछ एक दो शब्द है, जैसे ये आंकड़े होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं और इन आंकड़ों को इकट्ठा करने में धन, श्रम व समय भी कम ज्यादा लगता है। इन आंकड़ों को इकट्ठा करने में धन, श्रम व समय भी ज्यादा लगता है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो बता रहा हूँ बस। ये आंकड़े, ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। इनमें
धन, समय व श्रम ज्यादा लगता है। धन, इनमें धन, समय व श्रम ज्यादा लगता है। प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी दिव्यांशी आंकड़े बोला जाता है, तो मूल रूप से इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे सरकार द्वारा की गई जनगणना। ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। इनको इकट्ठा करने में धन, समय व श्रम भी क्या लगता है, ज्यादा। अब इससे आगे आंकड़े दो प्रकार के, एक प्राथमिक, द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। डाटा जिसे गौण आंकड़े भी बोला जाता है, गौण आंकड़े। गौण आंकड़े कौन से होते हैं? वे आंकड़े जो प्राथमिक आंकड़ों की मदद से बनाए जाते हैं, जो प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? द्वितीयक आंकड़े बोला जाता है। जैसे साक्षरता दर है, लिंगानुपात है, ये क्या हो जाएंगे? द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। ये क्या होते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में क्या होते हैं? कम विश्वसनीय होते हैं। और इनमें तुलनात्मक रूप से धन, श्रम व समय भी क्या लगता है? कम लगता है। द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े, वे आंकड़े जो प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से बनाए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे लिंगानुपात, जैसे लिंगानुपात, साक्षरता दर, साक्षरता दर आदि। ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों के, प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में, प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं, कम विश्वसनीय होते हैं। और इनमें तुलनात्मक रूप से, इनमें तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक रूप से धन, समय व श्रम कम लगता है। प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में क्या लगता है? कम लगता है। अब इस, ये तो हो गई प्राथमिक आंकड़ों के बारे में, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब इससे आगे अपने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, ठीक है, जैसे वर्ग सीमा है, वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण शब्दावलियां। महत्वपूर्ण शब्दावली। सबसे पहले वर्ग सीमाएं, वर्ग सीमा, क्लास लिमिट, वर्ग, एक नंबर वर्ग सीमाएं।
क्लास लिमिट। वर्ग सीमा दो प्रकार की होती है, एक तो अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट उच्च सीमा, ये दो प्रकार की होती है, एक तो उच्च सीमा अपर लिमिट, दूसरा होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा लोवेस्ट लिमिट, लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर एच हो जाएगा, लोअर एल हो जाएगा। तो एच और एल से लिखते हैं। जैसे जैसे मैं इसका कोई उदाहरण लूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया 3 4 7 8 2 1 9 8, ठीक है, ये एग्जांपल है। जैसे 3 4 7 8 2 1 9 8, इसका उच्च सीमा क्या होगी और निम्न सीमा क्या होगी? उच्च सीमा अपर लिमिट, निम्न सीमा लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान उच्च सीमा। सबसे बड़ा मान क्या है इसमें? एच का मान तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, सबसे बड़ा मान 9 है। लोअर लिमिट एल का मान कितना हो जाएगा? सबसे छोटा मान क्या है? 1, ये हो जाएगा, ठीक है। ये एच और एल। वर्ग सीमा, वर्ग सीमा दो प्रकार की होती है, एक उच्च सीमा और एक है निम्न सीमा। उच्च सीमा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो उच्च सीमा यानी अधिकतम मान, सबसे बड़ा मान, और एल क्या हो जाएगा? सबसे छोटा मान। एक और एग्जांपल, जैसे मैं वर्ग अंतराल से लूं, जैसे मैंने लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। तो इसकी एच का मान क्या होगा? 10, 0 से 10 है तो इसमें एच का मान, उच्च सीमा क्या होगी इसकी? उच्च सीमा है 10 और निम्न सीमा कितनी है? 0 है। इसमें भी कितनी हो जाएगी उच्च सीमा? 20, और इसमें निम्न सीमा कितनी है? 10 है। 20 से 30 है तो उच्च सीमा 30 और निम्न सीमा कितनी होगी? 10। 30 से 40 है तो उच्च सीमा इसकी हो जाएगी 40 और निम्न सीमा कितनी है? 30 है। 40 से 50 है तो इसकी उच्च सीमा कितनी होगी? 50 और निम्न सीमा कितनी होगी? 40। ये तो आपका हो गया वर्ग सीमाएं। वर्ग सीमा दो प्रकार की होती है, एक तो उच्च सीमा और एक निम्न सीमा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आज इसमें अपने उच्च सीमा और निम्न सीमा की बात करें तो इसमें उच्च सीमा का सबसे बड़ा मान क्या है? 9 है, 9 हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा मान क्या है? 1 है तो 1 हो जाएगा। वर्ग अंतराल से देखें, जैसे मैंने वर्ग अंतराल का भी एक एग्जांपल लिया, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, इसकी उच्च सीमा कितनी है? 10 है। निम्न सीमा कितनी है? 0 है, इसकी कितनी है उच्च सीमा? 20 है, इसकी 10 है, 30 है, 20 है, ठीक है। ये उच्च सीमा और निम्न सीमा। सीमा इसके बाद में वर्ग अंतराल, वर्ग प्रास, प्रास या परिसर, क्लास इंटरवल रेंज, 2 नंबर। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल या वर्ग प्रास, प्रास, परिसर, एक ही बात होती है। क्लास इंटरवल, वेल या रेंज, ये क्या चीज होती है? वर्ग अंतराल, वर्ग प्रास, प्रास या परिसर को इसे लिखते हैं आई या एच से लिखते हैं, आई या एच से लिखते हैं। और एच का मान या आई का मान अपने को ज्ञात करना है, आई या एच का मान ज्ञात करना है। तो जो आपकी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा है उनका अंतर ही क्या होता है? प्रास होता है।
इनका अंतर, उच्च सीमा और निम्न सीमा, वर्ग अंतराल, बीच का अंतराल। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या होगा आपका? क्लास इंटरवल या रेंज हो। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 3, 4, 7, 11, 15, 17, इनका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर या प्रास, प्रास ज्ञात कीजिए। प्रास आई या एच। उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का अंतर क्या होगा? प्रास या वर्ग अंतराल या आपका प्रेशर होगा। उच्च सीमा क्या है इसमें? एच माइनस एल होगा। एच का मान क्या है? उच्चतम सीमा कितनी है? 17। निम्नतम सीमा देखिए इसमें 3, 4, 7, 11, 15, 17, इसमें निम्नतम सीमा कितना है? 3, और 17 में से 3 घटेगा 14। ये क्या आ गई इसकी? प्राश, प्रेशर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इनका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखना है अपने को। वर्ग अंतराल h का मान क्या होगा? जैसे इनका वर्ग अंतराल देखूं मैं, h 0 और 10, इसकी उच्चतम सीमा कितनी है? 10, इनका कितना है? 0। 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऐसे इनका निकालें, 20 और 10, इनका अंतर h का मान कितना आ जाएगा? इसमें भी 10 आ जाएगा। इसमें भी h का मान 30, और इनके बीच का अंतराल कितने का है? वर्ग अंतराल कितने का है? 10 का है। इसमें भी कितना आ जाएगा? 10 का आ जाएगा। इसमें भी कितना आएगा? 10 का आएगा। इसमें भी कितना आएगा? 10, इनके बीच का अंतर। इससे आगे अपने 3 नंबर बात करें कि प्रास गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, प्रास गुणांक। 3 नंबर, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी के सीधे डायरेक्ट। प्रास गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, प्रास गुणांक। प्रास गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? प्रास गुणांक का फॉर्मूला देखिए, प्रास गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करना है, प्रास गुणांक ज्ञात करना है। तो उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का अंतर उस बटे उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का योग, ये क्या होता है? प्राश गुणांक होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 3, 5, 7, 9, 17, 4, 2 का प्राश गुणांक बताइए। बताइए इनका प्राश गुणांक क्या हो? प्राश गुणांक ज्ञात करना। तो प्राश गुणांक हो जाएगा इनका, प्राश गुणांक, प्राश गुणांक का फॉर्मूला उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा बटे उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा। इसकी उच्चतम सीमा h का मान कितना है? सबसे बड़ी सीमा देखें तो इसमें सबसे बड़ा मान क्या है? 17 है। सबसे छोटा मान देखें तो इसमें 3, 5, 7, 9, 17, 4, 2, सबसे छोटा मान क्या है? 2 है। तो 17 माइनस 2 और 17 प्लस 2, 17 में से 2 घटाओगे तो 15, और ये करोगे 19। तो इसका प्राश गुणांक कितना आ जाएगा? 15 बटे
19, 15/19। इसके बाद में चौथा आपने बात करें मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जिसको एक्स से लिखा जाता है, से लिखा जाता है एक्स से। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक्स से लिखते हैं, मध्य बिंदु एक्स ज्ञात कर। तो उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के योग में कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के योग में कितने का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, 0 से 10 इनके बीच का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के जोड़ में 2 का भाग देंगे। तो इनका कितना आ जाएगा, इनका जोड़ेंगे 10 और 0, 10, 10/2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो 10/2 इनका कितना निकल जाएगा, 5। ऐसे इनको जोड़े 20 और 10, 30, 30/2 इनका कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट 15। इनका मिड पॉइंट कितना आएगा, इनके बीच सीधी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 25। इनका कितना आ जाएगा, 35। इनका कितना आ जाएगा, 45। ये मिड पॉइंट आ गया, मध्य बिंदु। या फिर मैं एक और सवाल लूं, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17 का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु मिड पॉइंट क्या, मध्य बिंदु बताइए। मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मध्य बिंदु x का मान ज्ञात करना है। मिड पॉइंट क्या होगा इनका, सबसे बड़ा मान। उच्चतम सीमा कितनी है, 17। निम्नतम सीमा कितनी है इसकी, 3। 17 + 3/2, 17 और 3 20, 20/2 कितना आ जाएगा, इनका कितना होगा, 10 होगा। इसे आगे 5 नंबर अपने बात करें, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से भी लिखा जाता है। बारंबारता यानी किसी भी समंक या डाटा की पुनरावृत्ति ही उसकी क्या कहलाती है, बारंबारता कहलाती है। किसी समंक या डाटा की पुनरावृत्ति, कोई डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है, किसी समंक या डाटा, जो भी डाटा दिया गया है, डाटा की पुनरावृत्ति प्रति ही बारंबारता कहलाती है। वो डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है, वही क्या होगी उसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी एफ होगा। जैसे एग्जांपल लू मैं, 3, 2, 7, 5, 2, 3, 5, 3, 4, 7, ठीक है। तो इसमें अपने देखे कि 2 की बारंबारता कितनी होगी, 3 की बारंबारता कितनी होगी, 5 की बारंबारता कितनी होगी, 7 की बारंबारता कितनी होगी। तो बारंबारता क्या होती है, किसी भी समंक या डाटा की पुनरावृत्ति, वो कितनी बार रिपीट हुआ है, किसी भी समंक या डाटा की पुनरावृत्ति कितनी बार वो डाटा आ रहा है, वही क्या होती है उसकी बारंबारता। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 2, 2 की बारंबारता, 2 की बारंबारता देखिए अपने, 2 की बारंबारता, पहले ये लिख लेते हैं अपने, 2 की बारंबारता, 3 की बारंबारता, 3 की बारंबारता, 3 भी है, उसके बाद में 4 भी है ना, 4 की बारंबारता,
उसके बाद में देखिए 5 भी है, तो 5 की बारंबारता 6 नहीं है 7 की बारंबारता, 7 की बारंबारता 2 की बारंबारता देखिए तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2, 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी बारंबारता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 3 की देखें तो 1 2 3, तो इसकी बारंबारता कितनी होगी, 3 हो जाएगी। 4 की बारंबारता देखें तो 4 कितनी बार है इसमें, 4 कितनी, एक ही बार है, उसकी बारंबारता 1 हो जाएगी। उसके बाद में 5 की बारंबारता देखें तो 5 1 2 बार रिपीट है, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 7 की बारंबारता देखें तो 7 की भी बारंबारता कितनी है, 2 बार रिपीट है, तो ये इसकी भी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बारंबारता। उसके बाद में अपने देखें संचयी बारंबारता, बारंबारता और संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये शब्दावलियां कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे अपने कल पढ़ेंगे। संचयी बारंबारता CF, संचयी बारंबारता जैसे आपको बारंबारता दी होगी और संचयी बारंबारता पूछ सकता है, और आपको या फिर आपको संचयी बारंबारता देकर के क्या पूछ सकता है, बारंबारता पूछ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे आपको बारंबारता दी गई है और आपको ज्ञात करनी है संचयी बारंबारता, तो कैसे ज्ञात करेंगे, दे रखा है 7 है 5 4 3 2, ये क्या दे रखी है, आपको बारंबारता दे रखी है और आपको ज्ञात करनी है संचयी बारंबारता। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है संचयी बारंबारता आपको दे रखी है, आपको ज्ञात करनी है बारंबारता, एफ दिया गया है और एफ ज्ञात करना है। जैसे 3 7 11 21 24 29, एफ, इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको एफ दिया गया है और सी एफ ज्ञात करना है, और इसमें आपको सी एफ दिया गया है और एफ ज्ञात करना है। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले जो ये 7 है ना, ये 7 का 7 आ जाएगा, फिर अपने ऐसे जोड़ते हुए चलते, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 होगा, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 होगा, 19 और 2 कितना आ जाएगा, 21। ये आपकी आ गई संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता दिए और आपको बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है। बारंबारता एफ का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये पहला तो क्या होगा, 3 का 3, फिर इनका अंतर लेते हुए चलेंगे, इनका अंतर कितने का है, 7 और 3 का अंतर कितने का है, 4 का, फिर इनका अंतर देखेंगे, 11 और 7 का अंतर कितने का है, 4 का, ये 4 आ जाएगा, फिर इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर कितने का है, 10 का, तो ये आपका एफ आ जाएगा, फिर इनका अंतर देखोगे तो कितने का है, 3 का है, तो ये 3 आ जाएगा, फिर इनका अंतर देखोगे 24 और 29 के बीच में कितने का अंतर है, 29 में से 24 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 5। ये हो गई आपकी, जब आपको एफ दिया गया और सी एफ ज्ञात करना है, यानी बारंबारता दी गई है और संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, और जब आपको संचयी बारंबारता दी है और बारंबारता ज्ञात करनी है तो इनका अंतर लेते हुए चलेंगे, इनको अपने ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे, 7, फिर 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21। इसके बाद में आपका आता है मिलान चिन्ह, 7 नंबर अपने पढ़ते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह टाइल्स, मिलान चिन्ह क्या होता है, मिलान चिन्ह में क्या होता है कि जैसे 5-5 का सेट बनता है, 5-5 का जोड़ा बनता है, और मिलान चिन्ह जैसे आपको बारंबारता दी गई, क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको सीधा सा, जैसे आपको बारंबारता एफ का मान दिया गया है पर आपको मिलान चिन्ह ज्ञात करना है, टाइल्स ज्ञात करनी है, मिलान चिन्ह दर्शाना है, इनको 5-5 के जोड़े से दर्शाया जाता है। जैसे आ जाएगा आपका 3 5 7 11 और 8, ये क्वेश्चन है अपना। इनके मिलान चिन्ह की बात करें तो मिलान चिन्ह जैसे आपको इसे दर्शाना है, जैसे 3 दर्शाना है तो 1 2 3, और 5 दर्शाना हो तो 1 2 3 4, तो सीधी लाइनें होगी, फिर
अगर इनको अपने ऐसे करेंगे तो ये तो क्या है आपका गलत है। अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये भी क्या है आपका गलत है। 1 2 3 4 पांचवी जो लाइन होगी वो कैसे होगी, ये होगी। ये क्या है, सही है। ये भी गलत है आपका, ये भी तरीका गलत है। उनको ध्यान, मिलान चिन्ह जैसे 3 का देखें तो 3 सीधी लाइनें, 3 सीधी लाइनें। 5 को दर्शाएंगे तो 1 2 3 4 और पांचवी लाइन ऐसे होगी। 7 को दर्शाएंगे तो 1 2 3 4 5 का सेट बन गया, फिर 1 2। 11 को दर्शाएंगे तो 2 सेट बनेंगे 5 के, 5 5 10 और 1 5 6 7 8 9 10 और 11। 8 को दर्शाएंगे तो 1 2 3 4 5 का एक सेट बन गया, कितना बच गया 3 1 2 3। ये होता है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। इससे आगे अपने 8 नंबर शब्दावली देखें इसकी। ये मिलान चिन्ह आ गया। इसके बाद में अपने जैसे आपका आ गया श्रेणियां, आंकड़े देखेंगे अपने। प्रदर्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदर्शन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक तो अवर्गीकृत आंकड़े या असतत आंकड़े, दूसरे होते हैं वर्गीकृत आंकड़े या सतत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा खंडित श्रेणी। और वर्गीकृत आंकड़े हैं वो क्या होते हैं, खंडित श्रेणी बोला जाता है उनको, ठीक है। वो चीजें पढ़ेंगे अपने कल नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।